So today we'll be discussing Bloom's taxonomy and also the Gagne's taxonomy. तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे, ऑल्दो ये सिलेबस में आपका मेंशन्ड नहीं है, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर हम लर्निंग की बात करें तो ये दोनों थ्योरीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं. ये आपको आनी चाहिए इन टीचिंग एप्टीट्यूड. इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 में. अब नाउ ये मैंने सारे क्रक्स पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हो. बहुत क्विकली इसको नोट डाउन करते जाना, ठीक है. तो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 में ये थ्योरी. उसने ये थ्योरी को एक हायरार्की के मॉडल्स में डिफाइन किया था. 3 मॉडल्स उसने डेवलप किए थे, ठीक है. बेंजामिन ब्लूम ने 3 मॉडल्स को डेवलप किया था. अभी हम तीनों मॉडल्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे. इनको 3 मॉडल भी बोला जाता है, 3 डोमेन बोला जाता है, 3 डायमेंशन बोला जाता है. किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हो. और उसने यहाँ क्या क्लासिफाई किया था? क्लासिफाई किया था कि एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग क्या क्या, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, 3 तरीके से लर्निंग के हायरार्की के मॉडल्स डेवलप किए थे, ठीक है. नाउ ये ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे सारे मॉडल बने हुए हैं. अभी जब मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगी तो आप समझ जाओगे कि कैसे ये ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है. नाउ he gave a new vision for teaching developed to focus on understanding, analyzing, evaluating concepts, principles and procedures. Now ये क्यों लिखा हुआ है? Because कि अभी तक, जब तक ये 1956 जब ये बेंजामिन ब्लूम ने ये थ्योरी नहीं डेवलप की थी, उससे पहले तक एक बहुत ही रेटोरिक अप्रोच फॉलो होती थी कि टीचर को क्या करना है, लर्नर फोकस नहीं रहना है, टीचर को क्लासरूम में आना है, अपना पढ़ाना है और चले जाना है. That was the main objective of teaching. यानी teaching was not focused on learning. Teaching was purely teacher centric. केवल teacher centric approach थी इससे पहले तक. Now बेंजामिन ब्लूम ने क्या किया, इन्होंने एक नया एस्पेक्ट दिया, एक नया विजन दिया और ये बताया कि टीचिंग को एक्चुअली लर्नर्स के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और इस तरीके से उसके बेसिस पे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे क्या किया जाए, टीचिंग को डिफाइन किया जाए. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इज द मेन पॉइंट. इसके बेसिस पे ही ये तीनों डोमेन्स जो अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको उन्होंने दिया. तो उन्होंने 3 डोमेन्स, कैसे इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कैसे अगर आप HRM के स्टूडेंट्स, आप में से जो भी लोग हैं उन्होंने कैसे जरूर बहुत बार ये सुना होगा. कैसे एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होता है नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड का. वैसे एबिलिटी बोला जाता है, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, बट यहाँ पे आपको याद कराने के लिए मैं एटीट्यूड करवा रही हूँ याद. सो कैसे का फुल फॉर्म क्या हो गया? नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड. नाउ इसने जो 3 इसके डोमेन्स थे, डायमेंशंस थे या मॉडल्स थे, वो पहला जो था वो था कॉग्निशन पे बेस्ड, जिसको हमने बोला कॉग्निटिव डोमेन. दूसरा था साइकोमोटर डोमेन जो कि स्किल्स पे बेस्ड था. नाउ कॉग्निटिव ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इट इज नॉलेज बेस्ड, यानी इट विल डिपेंड कि अगर यहाँ पर मतलब ये जो मॉडल है, जो पहला कॉग्निटिव मॉडल है जो इसने डिफाइन किया, वो एक्चुअली उस बेसिस पे था कि अगर लर्नर का मेन ऑब्जेक्टिव नॉलेज गेन करना हो तो क्या मॉडल डेवलप होगा. ओके. सेकंड है साइकोमोटर डोमेन जो कि स्किल बेस्ड था, कि अगर किसी लर्नर का ऑब्जेक्टिव स्किल बेस्ड हो, यानी उसको कोई स्किल सीखनी हो. अब स्किल क्या होती है? मैनुअल होती है. स्किल केवल आप नॉलेज गेन करके नहीं सीख सकते. स्किल्स में आपको प्रैक्टिकल नो हाउ आना चाहिए, ठीक है. अगर आपको कुछ रिपेयर करना है, आपको कुछ मींस इट्स एक्चुअली मैनुअल. अगर आपको मोटरसाइकिल चलानी सीखनी है, कार चलानी सीखनी है, एनीथिंग विल एक्चुअली इन्वॉल्व योर प्रैक्टिकल प्रेजेंस इनटू दैट. So these are just examples of skill based learning. Now third type of objective of a learner can be affective domain, कि अगर उसको attitude based learning करनी हो. So ये 3 objectives हो सकते हैं किसी भी learner के. उसी के according बेंजामिन ब्लूम ने क्या किया, 3 डोमेन्स को डिफाइन कर दिया. नॉलेज बेस्ड को उसने बोल दिया कॉग्निटिव डोमेन, और
अभी मैं कॉग्निटिव डोमेन जब डिस्कस करूंगी तो उसकी हायरार्की आपको समझ में आएगी। आप तब तक ये नोट डाउन कर लो, अभी मैंने बहुत देर तक इसी स्लाइड पे है, आप नोट डाउन कर सकते हो इजीली, ठीक है। देन साइकोमोटर डोमेन स्किल बेस्ड है कि अगर किसी लर्नर का ऑब्जेक्टिव स्किल्स वाला हो तो उसको साइकोमोटर डोमेन में वो आ जाएगा। एंड देन थर्डली एटीट्यूड बेस्ड, अगर वो ऑब्जेक्टिव लर्निंग का तो अफेक्टिव डोमेन आ जाएगा। अभी हम एकदम क्लियरली समझ जाएंगे इसको। सो कॉग्निटिव डोमेन, अभी पहले डोमेन की मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए जो सेकंड पॉइंट है इस पे ध्यान दो। यहाँ लिखा हुआ है ही डेवलप्ड हायरार्किकल मॉडल्स। नाउ हायरार्की मॉडल्स डेवलप किए थे, एक मॉडल नहीं। हम जिसको बोलते हैं ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, दरअसल ये 3 मॉडल्स इसने डेवलप किए थे। पहला मॉडल है कॉग्निटिव मॉडल, दूसरा है साइकोमोटर मॉडल, तीसरा है अफेक्टिव मॉडल। ओके, सो अब ये 3 मॉडल जो है तीनों ही हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं। मैंने इसीलिए तीनों को एक हायरार्की के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। सॉरी, ये एडमिशन के टाइम पे हो गया। सो जस्ट वेट अ सेकेंड। सो अभी जितनी भी आप मॉडल्स पढ़ोगे सारी हायरार्की बेस्ड है। अब पहली बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की, जो कि 6 सब कैटेगरीज या इसके जो एलिमेंट्स हैं इस पूरी हायरार्की के, अगर हम हायरार्की को डिफाइन करें तो एक ट्राइंगल के फॉर्म में कर सकते हैं। आप लोगों ने स्केलर चेन अगर पढ़ा हो एचआरएम के स्टूडेंट्स ने, तो उन्होंने किसी ने स्केलर चेन का प्रिंसिपल्स, तो आई थिंक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप सबने पढ़ा होगा, जो भी एचआरएम या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। तो खैर, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, कि नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन इन्वॉल्व लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। कैसे? क्योंकि इन्होंने जितने भी मतलब एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। नाउ अच्छे से इसको समझते हैं क्या है ये। अब देखो, इन्होंने बोला हायरार्की फॉलो होगी फ्रॉम लोअर टू टॉप लेवल, ठीक है। अब ये हायरार्की जो फॉलो हो रही है, सबसे पहले इन्होंने बोला कि एक लर्नर जिसका एम, ना एम हमेशा याद रखना, कॉग्निशन का या कॉग्निटिव डोमेन का एम क्या है? नॉलेज को गेन करना। नाउ आप एक लर्नर हो, आपका एम है या आपका ऑब्जेक्टिव है नॉलेज एक्वायर करना। अभी आप मेरी क्लास कर रहे हो, आप लोगों का अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है या कॉग्निटिव डोमेन है? पहले तो मुझे ये बताओ, आप लोगों का क्या है डोमेन? स्किल आप सीख रहे हो मेरे से, एटीट्यूड बिल्डअप कर रहे हो, या नॉलेज ले रहे हो? तीनों में से कौन सा डोमेन आपको लग रहा है? आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? कम ऑन क्विक। यस, एग्जैक्टली। तो अभी आपका ऑब्जेक्टिव है कॉग्निशन यानी नॉलेज गेन करना। अभी मैं यहाँ पे कोई आपको स्किल नहीं सिखा रही, ना मैं एटीट्यूड बिल्डअप कर रही हूँ। एटीट्यूड कैन बी ग्रेजुअली बिल्डअप इन अदर वेज, बट यहाँ मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, ठीक है। वो एक क्लासरूम सेटअप में हो सकता है, खैर वील डिस्कस दैट लेटर। सो कॉग्निटिव डोमेन क्या हो गया? इसमें आ गया सबसे पहला लेवल, दैट इज नॉलेज। फिर आ गया कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इसको मैं एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको ऐसे समझाती हूँ। अच्छा चलो, पहले ये नहीं समझाती, पहले ऐसे ही समझाती हूँ। तो नॉलेज सबसे पहले क्या हुआ, लर्नर ने गेन किया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी यहाँ पे समहाउ आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपको पता चल रहा है कि हाँ ये थ्योरी में ये है, इसको किसने दिया था, किस ईयर में आई थी, इस मॉडल को हम क्या कह सकते हैं, ये कितने मॉडल्स इसने डेवलप किए थे। नाउ दिस इज ऑल नॉलेज विच यू आर गेटिंग राइट नाउ। इसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको कॉम्प्रिहेंड करोगे। नाउ दिस इज ऑल गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। सबसे पहले आपने सुना, ठीक है, आपने स्टिमुलस क्या है लिया, आपने स्टिमुलस कैसे लिया, आपने मेरी आवाज सुनी, आपने पीपीटी को देखा, अपनी आंखों से, अपने कान से मेरी आवाज सुनी, अपनी आंखों से पीपीटी देखा, एंड देन यू आर एक्चुअली कन्वर्टिंग दैट इनटू योर अंडरस्टैंडिंग। दैट इज you are taking that knowledge and then you are converting it into understanding. comprehension मतलब understand करना, समझना। आप अब उसको समझ रहे हो, ठीक है। ये हो ऑटोमेटिकली रहा है, लेकिन इस चीज को समझो। फिर एग्जाम, अभी एग्जाम पे नहीं आते, फिर आप क्या करोगे, उस नॉलेज को अप्लाई करोगे, ठीक है। माइट बी जब मैं अभी मॉक टेस्ट दूंगी या अभी आपका जब नेट का एग्जाम होगा तब आप अप्लाई कर सकते हो,
या हो सकता है आप घर में प्रैक्टिस करो, सेल्फ स्टडी करो, तब आप अप्लाई करो ना। दिस इज नॉलेज डोमेन। अप्लाई कैसे करोगे? कुछ कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं है, स्किल तो डेवलप करना ही रहे कि हम चलो देख लेते हैं कि हम ये बनाना सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। सो एप्लीकेशन विल बी एक्चुअली अप्लाइंग दैट नॉलेज समवेयर। तो अप्लाई एप्लीकेशन कैसे पॉसिबल होगा? एनालिसिस उसके बाद आएगा। एप्लीकेशन कैसे पॉसिबल होगा? जब आप उस नॉलेज को कहीं अप्लाई कर रहे हो या आप किसी को समझा रहे हो, तब होएगा कि आपको समझ में आया जो मैंने अभी पढ़ाया, आप किसी और को समझा रहे हो ना। दिस इज द वे you will apply that knowledge. Now next would be analysis. Now analysis will be after application. You will analyze that what that information is all about. Okay, so after application, या एक और मैं आपको चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन से मुझे वर्ड याद आया, मींस बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गई कि ये जितने भी लेवल्स ऑफ लर्निंग है ना, ये सारे लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हैं। यानी ये लर्नर की साइड से आप पढ़ रहे हो सारे लेवल्स, एट द सेम टाइम ये टीचर के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शनल कंस्ट्रक्ट्स जब टीचर एक बनाएगा ना कि उसको क्या मेथड फॉलो करना है, तब भी ये सारे कंस्ट्रक्ट्स क्या होंगे, यूज होंगे। प्लीज स्विच ऑफ ऑडियो, किसी का ऑडियो ऑन है। सो then comes analysis, that is analyzing what you have actually learned and what you have applied. Then will come synthesis, that is you will synthesize the information, you will collect it and summarize it. ठीक है, before the exams what you will do is जितनी भी आपने knowledge gain की होगी, you will summarize it. might be आप एक डेली समरी बना रहे हो, आपने एक नोटबुक बना रखी है जहाँ पे आप नोट कर रहे हो, सो यू एक्चुअली सिंथेसाइज इट एंड देन यू विल फाइनली व्हाट यू विल डू इज यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट। आप इसको देखते हैं, तो आपको बेसिकली क्या करना है, इस पूरे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सारे ही डोमेन्स में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझना एक अलग चीज है, वो मैं समझा रही हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो गया ना, तो अभी सारे डोमेन्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बारी बारी करके एक एक करके हम समझते हैं। नाउ कॉग्निटिव डोमेन को फिर से रिवाइज किया था लॉरेन एंडरसन एंड डेविड क्रैथवोल ने। नाउ ये दोनों जो थे, इन्होंने एक स्लाइटली क्या कर दिया, जैसे कहते हैं ना रिफर्बिश कर देना या टू पुट द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, ये काम इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी थ्योरी को जो ब्लूम ने बनाई थी, डेवलप की थी, उन्होंने उसको फिर से अपने अकॉर्डिंग उसकी टर्मिनोलॉजीज को चेंज करके, मीनिंग रिमेन द सेम, इन्होंने बस टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया और एक अपना वर्जन ले आए। और ये कब किया था इन्होंने, वो 2001 में। सो 2001 में इन्होंने ये अप्रोच को लाया ना। ये अप्रोच यहाँ पे मैंने दोनों का इसीलिए वो दे दिया कंपैरिजन की, ओल्डर वर्जन जो ब्लूम ने दिया था दैट वाज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, जो कि ऐसी हायरार्की कुछ ऐसे अगर हम ट्रायंगुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने अभी जैसे आपको ये चीज भी बताई कि ये लोअर ऑर्डर हो जाएंगी यहाँ तक, और ये हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम्स। नाउ ये ब्लूम का था। अब इसमें क्या हो गया, उसने नॉलेज को क्या कर दिया, अब जो रिवाइज्ड मॉडल था उसने नॉलेज को बोल दिया रिमेम्बरिंग, कॉम्प्रिहेंशन को बोल दिया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, एनालिसिस को एनालाइजिंग, सिंथेसिस को इवैल्यूएटिंग और इवैल्यूएशन को क्रिएटिंग। आप देख रहे हो कैसे वर्ड्स को मैनिपुलेट करके एक नया मॉडल कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो मीनिंग इज ऑल द सेम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो अगर कभी कभी आएगा एग्जाम में, ऐसा आता है कि इस लेवल के बाद क्या आ रहा है और नाम लेकर के आ रहा है कि ब्लूम ने क्या दिया था प्राइमरीली, या एंडरसन ने क्या दिया था, तो अगर ऐसे नाम लेकर के आता है तो आपको दोनों मॉडल्स विद द नेम ऑफ ईच लेवल याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या चेंज हुए। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी वाला जो मीन्स जो रिवाइज्ड मॉडल था एंड द ओल्ड मॉडल, ओल्डर वर्जन। सो बोथ यू विल हैव टू रिमेंबर। इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी भी लेवल में कोई कंफ्यूजन, हम आगे बढ़े, बहुत बेसिक टर्म्स थे, इसमें कुछ ऐसा टर्म नहीं था, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। मीनिंग मैं बता रही हूँ सबका सेम है, यहाँ पे उसने इवैल्यूएशन को क्रिएटिंग बोल दिया, मीनिंग दोनों के सेम है। सिंथेसिस को उसने इवैल्यूएटिंग बोल दिया, मीन्स ही जस्ट ट्राई टू कंफ्यूज विद द वर्ड्स, बाकी उसने कुछ नहीं किया है, सारे वर्ड्स को चेंज किया है, मीनिंग दोनों का सेम है। ठीक है, नाउ
आगे बढ़ूं मैं, वो समझ में आया? आगे बढ़ूंगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन वही क्रैथवुल ने दिया था, जैसे क्रैथवुल ने ये दिया था, रिवाइज मॉडल आपका दिया था डेविड क्रैथवुल ने, तो इन्होंने ही अफेक्टिव डोमेन भी दिया। तो नाम याद आपको रखना पड़ेगा कि इन्होंने दो, पहले वो रिवाइज मॉडल भी दिया था, देन अफेक्टिव डोमेन वाला मॉडल भी इन्होंने दिया था। देन यहाँ पे इस डोमेन, ये डोमेन क्या कहता है, टारगेट द अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। वहां पे बात हो रही थी नॉलेज की, यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन, ये अफेक्टिव वर्ड कहाँ से आया है, अफेक्शन से आया है, यानी यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है, एटीट्यूड की बात हो रही है, फीलिंग्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है ये जो मैंने भी पॉइंट्स। नाउ पहला इन्होंने बोला रिसीविंग, सेकंड रिस्पॉन्डिंग, तीसरा है वैल्यूइंग, चौथा ऑर्गेनाइजेशन एंड पांचवा है कैरेक्टराइजेशन। नाउ ये हम अच्छे से समझते हैं इन डिटेल। नाउ रिसीविंग और अटेंडिंग। नाउ अब लर्नर है जिसका एम क्या है, एटीट्यूड को बिल्डअप करना। सबसे पहले एटीट्यूड, नाउ एटीट्यूड को बिल्डअप स्पेशली जा करके नहीं किया जाता है कि चलिए आज हम सीखते हैं कि एटीट्यूड बिल्डअप कैसे होता है। नाउ दिस इज नॉट व्हाट एटीट्यूड या इमोशंस या अफेक्टिव डोमेन इज ऑल अबाउट। Now attitude is something which you will develop, or any learner will develop gradually. तो एक gradual process है। Now जैसे आपने जब गया होगा, जब पहली बार स्कूल गया होगा, तो आप एक अलग पर्सन रहे होगे, आज आप एक अलग पर्सन हो, ठीक है। आपने हर फेज ऑफ लाइफ में अपने आप को बदलते हुए देखा है ना। ये बदलाव क्यों आया है, ये एटीट्यूडनल चेंज क्यों आया है, क्योंकि कई जगहों पे आपने अपने आप को नए एक्सपीरियंसेस से घिरे हुए देखा, नई सिचुएशन से घिरे हुए देखा। सो दोज एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस, एवरीथिंग हैज मोल्डेड योर एटीट्यूड व्हिच इज राइट नाउ व्हाट यू आर। सो योर एटीट्यूड इज व्हाट यू आर राइट नाउ, योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। सो सबसे पहले नाउ यहाँ पे लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है एटीट्यूड, रिमेंबर दैट। नाउ फर्स्ट थिंग विल बी रिसीविंग और अटेंडिंग। नाउ यहाँ पे पहला ये पॉइंट है जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, एग्जाम्पल मैंने मतलब यहाँ पे दिए हुए हैं इस डायग्राम में, आप देख सकते हो। विलिंग टू बी अवेयर ऑफ द सेटिंग और सिचुएशन, गिव्स अटेंशन बाय चॉइस, ओपन टू द एक्सपीरियंस। नाउ आप कहीं पे गए, लाइक आप फर्स्ट टाइम स्कूल में गए थे, आप फर्स्ट टाइम आपने क्लास 1 में जब स्कूल में एंट्री की होगी ना, उससे पहले वाली क्लासेस की बात नहीं करी, क्लास 1 में जब आप गए होगे, वो एकदम टोटली नया एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। तब की तो बात भी आपको याद नहीं होगी, चलो कॉलेज में चले जाते हैं। जब आप कॉलेज में गए फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ईयर, ना वहाँ पे आपने क्या किया, अपने आप को सेटल डाउन किया। उससे सेटल डाउन करने से पहले क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल you got aware about the situations, about what all is going around you. So you were getting aware, or you were actually receiving the outer elements which were surrounding you. समझ में आ रही है बात? आप समझने की कोशिश कर रहे थे लोग कैसे हैं, इंस्टीट्यूट कैसा है, टीचर्स कैसे हैं। सो यू वर एट द रिसीविंग एंड, यू वर एट द अटेंडिंग एंड, आप सिर्फ सीख रहे थे, ठीक है। नाउ उस अटेंडिंग या रिसीविंग एंड के बाद क्या आता है, रिस्पॉन्डिंग। ना पहले आपने कोई पहले ही दिन कॉलेज के, आई एम श्योर आपने फ्रेंड्स नहीं बना लिए होंगे, पहले आपने लोगों को समझा होगा, लोगों से इंटरेक्ट किया होगा, बातें की होंगी ना। पहला ये स्टेज था रिसीविंग, ये खत्म हो गया, आपने बात कर ली, आपने समझ गया, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ गया कि हाँ कैसा इन्वायरमेंट है। तब आपने क्या किया, यू स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू योर आउटसाइड इन्वायरमेंट। अब आपने विलिंगली पार्टिसिपेशन करना शुरू किया, ठीक है। आप मीन्स यू वॉलंटियर्ड योर सेल्फ इन टू द माइट बी द ग्रुप्स, हो सकता है तब आपने पहले दिन आप नहीं खुले हो गए, आप क्या हो, आपने दूसरे दिन बात करना शुरू किया। यू स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन टू द क्लास, इन टू द इनफॉर्मल ग्रुप्स विच यू मेड एंड अदरवाइज। सो ये आपने एक ग्रेजुअल, ये एक प्रोसेस है, ये नहीं कि ये दूसरे दिन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमें दिन नहीं बता रही हूँ आपको, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो ह्यूमन नेचर है वो बता रही हूँ। So after receiving, you started responding. Then, अब straight after responding भी आप नोटिस करोगे, किसी आप ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ते हो, मान लो आप कहीं पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो या आप कहीं जॉब कर रहे हो।
ना पहले कुछ दिन में वो अटैचमेंट नहीं हो जाता, पहले कुछ दिन में आपका मेन मोटिव होता है ठीक है हमें सैलरी मिलेगी, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ओके वी आर अर्निंग फ्रॉम इट, एंड यही आपका ऑब्जेक्टिव होता है, अच्छा पैकेज मिला आपने ज्वाइन कर लिया, अच्छी कंपनी थी, गुडविल अच्छी थी, रेपुटेशन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, यू ज्वाइंड इट, ओके। नाउ पहले दिन आपने पार्टिसिपेट, ऑफ कोर्स आपने पहले रिसीव किया, यू अटेंडेड टू द एनवायरनमेंट एंड देन यू स्टार्टेड विलिंगली पार्टिसिपेटिंग इन इट। अब क्या हुआ, अब एक ऐसा स्टेज आया व्हेन यू स्टार्टेड वैल्यूइंग इट, अब आपने उसको एक्चुअली यू स्टार्टेड मोटिवेटिंग योरसेल्फ। अभी तक आपको प्यार नहीं था उस चीज से, अभी तक आप बस केवल काम के लिए कर रहे थे। नाउ अटैचमेंट हो जाती है कि नहीं हो जाती है, इंसानों से अटैचमेंट हो जाती है, तो अपने काम से अटैचमेंट नहीं होगी, अपने सराउंडिंग से अटैचमेंट नहीं होगी। आपने कॉलेज में पहले साल अगर आप क्विट कर देते तो आपको शायद कॉलेज मेट से उतनी अटैचमेंट नहीं होती, थर्ड ईयर में आपने जब छोड़ा होगा कॉलेज तो आपको डेफिनेटली आपको फील हुआ होगा कि मीन्स अटैचमेंट हो जाती है हमें चीजों से, बिकॉज थर्ड स्टेज इज व्हाट यू स्टार्ट वैल्यूइंग थिंग्स एंड यू गेट मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी, योर सेल्फ इनटू इट। नाउ रिस्पॉन्डिंग में भी काम आप तब भी करना शुरू कर दिए थे, बट यहाँ पे क्या होता है, यू आर विलिंगली डूइंग इट, you are motivated from inside, positively motivated to do it, okay। It begins to identify with the behavior and यहाँ पे commitment और motivation ये दोनों key points हैं। आप क्या करो अपनी कॉपी में key points लिख लो। अभी मैंने बताया रिसीविंग का की पॉइंट क्या था कि आपने अवेयर हुआ, तो यू अवेयर ऑफ द सिचुएशन, तो यहाँ पे अवेयर लिख सकते हो ऑफ द सेटिंग एंड द सिचुएशन। जो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना वो आप उसको की पॉइंट्स मान के उसको लिखते जाओ। देन यहाँ पे क्या हो गया, रिस्पॉन्डिंग में हो गया, विलिंगली आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, ओके, यू वर रेडी टू रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देन व्हाट यू डिड वाज यू गॉट मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट योर टाइम इनटू इट, okay, just wait, just hold on for a second. Then what happened was you organized yourself in a way कि अब क्या हो गया है, अब आपने अपने आप को मोटिवेट कर रखा था, आप उसमें ऑलरेडी अपने आप को आपने अपने एफर्ट्स को डालना शुरू कर दिया, कमिटमेंट बिल्डअप हो गई, एवरीथिंग इज डन। नाउ क्या हो रहा है, अब आप अपनी वैल्यूज को बिल्डअप कर रहे हो, वहां से कुछ ना यहाँ से सीखने की शुरुआत हुई है। अभी तक सीखने की शुरुआत उतनी नहीं हुई थी, इट वॉज मोर और लेस बेसिकली give and take kind of relationship. You were motivated to invest, you were investing yourself, now your values are being built up और values become systematic. Now values एकदम से एक रात में डेवलप नहीं हो जाती, obviously the learning environment is affecting it. यहाँ पे values become systematic and can compare and contrast values and choices. Now you are actually prioritizing between things, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डेवलपमेंट की बात हो रही है, आपकी बिहेवियर की बात हो रही है। आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि आपको लोग और एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस बहुत बदलते हैं। आप खुद ही बोलते हैं यार जो मैं 2 साल पहले तक था या मैं 2 साल पहले तक थी वो अब मैं नहीं हूँ, मुझे इसने बदल दिया या मुझे एक्सपीरियंस ने बदल दिया, सिचुएशन ने बदल दिया। ना ये क्या है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ होगा, ये इन्हीं सारे जो लेवल्स है ना यहीं से होके गुजरा होगा, एंड देन यू स्टार्टेड एक्चुअली में। अब ना वैल्यूज यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है तो वैल्यूज इज द की पॉइंट, मैं बार बार जो टर्म यूज कर रही हूँ उसको आप की पॉइंट मान लो ना। वैल्यूज में क्या मतलब हुआ, वैल्यूज का मतलब हुआ वन विच इज देयर विच विल नॉट मूव। अब ये आपके अंदर कॉन्क्रीट हो चुका है, वैल्यूज डेवलप हो गई है, बिहेवियर डेवलप हो गया है, एंड यू आर कमिटेड टू इट। अब आपकी कमिटमेंट हो गई है, अपने अंदर आपके बदलाव आ चुका है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, नाउ कैरेक्टराइजिंग इज द लास्ट स्टेज। नाउ कैरेक्टराइजिंग मैं रीड करती हूँ, एक्ट्स कंसिस्टेंटली ड्यू टू एन इंटरनल बिलीफ। अब क्या हुआ, आपने एक बिलीफ और वैल्यू सिस्टम जो अपना आप बना चुके हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में, अब आप उसके अकॉर्डिंग आउटवर्डली सिचुएशन से डील करते हो। अब आप बदल गए, नीड नॉट बी आप बदले, यहाँ पे आप एज अ पर्सन थोड़े जो वैल्यूज आपने डेवलप कर ली ना। अगर जैसे होता है ना कि कॉलेज में जाके कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनकी वैल्यूज एक्चुअली क्या हो जाती है, मॉरल वैल्यूज उनकी खत्म हो जाती है, कई लोगों की होती हैं, कई लोगों की मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी हो जाती हैं। सो लाइकवाइज अगर आपका वैल्यूज और बिहेवियर या सर्टेन काइंड ऑफ आप पर्सन बन चुके हो, उसके बाद आप दुनिया को वैसे ही देखना शुरू कर देते हो। आपकी फिलॉसफी या वर्ल्ड व्यू यहाँ पे लिखा हुआ है ना वैसा ही हो जाता है।
can break down complex situations and respond accordingly based on the values, develops and lives by a code of personal behavior. Now, am I clear with this hierarchical model? Hierarchy ये आपको समझ में आ रहा है? ये पूरा मॉडल आपको समझ में आ रहा है कि कैसे एक हायरार्की थी? नहीं समझ में आ रहा? कोई एक पॉइंट भी नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे बताओ, अच्छे से एकदम आया है? ओके, अभी जब मैं पूछूंगी नेक्स्ट टर्न पे तब समझ में आएगा कितने अच्छे से समझ में आया था. नाउ, साइकोमोटर डोमेन, ये लास्ट डोमेन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का. इसको क्या बोला जाता है ना? पहली बात, इसको क्या बोला जाता है इससे पहले मैं एक टर्मिनोलॉजी का आपको मीनिंग समझा दूं. एक सेकेंड. नाउ, काइनेस्थेटिक डोमेन, ठीक है. अब काइनेस्थेटिक से आप क्या समझते हो? इट्स ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सेज और द रिफ्लेक्सेस ऑफ द बॉडी. जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक रिफ्लेक्स एक्शन आपने आई होप साइंस में पढ़ा होगा. एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, जिसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जैसे मान लो आप किचन में गए, आपको नहीं पता था, एक आपकी मदर ने अभी कुछ गर्म करके वहां पर गैस स्टोव पे रखा, छोड़ दिया था, गैस स्टोव वाज ऑफ, सो यू वर नॉट नोइंग कि वो एक्चुअली वो जो वेसल है दैट इज क्वाइट हीटेड एंड हॉट. आपको नहीं पता था, आपने उसको गलती से उठाया, आपको देन ऑटोमेटिक रिएक्शन आपका क्या होगा? ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या होगा आपका? तुरंत आप हाथ हटा लोगे वहां से, यू विल फील द बर्निंग सेंसेशन, तुरंत पानी के अंदर हाथ डाल दोगे. तो ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्स एक्शन था कि आपने गरम को छुआ, आपने तुरंत वहां से हाथ हटा लिया. ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है. तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन या आपको कैसे मिलते हैं? या आप क्या सोच के करते हो, या आप सोच के रिएक्ट करते हो? दैट इज ऑटोमेटिक. ये आपकी एक means that reaction is basically because of the stimulus which is which is reaching there in your mind straight from your five senses. सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ आई, साइट, एवरीथिंग, सारे सेंसेस आपको क्या कर रहे हैं? आपको आपके ब्रेन के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि ये इसको छूने से मुझे क्या हुआ, मेरे हाथ जल गए. ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आपके ब्रेन तक पहुंची, तब आपको पता चला आपको हाथ हटाना है. ना इसमें बहुत ही माइक्रो माइक्रो मिनी माइक्रो सेकेंड्स लगे हैं, इससे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा है. लेकिन एक बात है कि ये होता प्रोसेस यही है ना? ये प्रोसेस यही होता है जब इंसान, अभी मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इंसान जब कोमा में चला जाता है तो इंसान को कुछ सेंस होना बंद हो जाता है, ठीक है. जब वो ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ उसका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो अगर आप उसको एक नीडल भी चुभो दोगे ना, उसको नहीं पता चलेगा कि उसको वो नीडल लगी है. वाई? बिकॉज उसकी जो ये इंफॉर्मेशन है, उसको गर्म भी छुआ दोगे उसको नहीं पता चलेगा. Why? Because right now he is not actually been able to means, sorry, what was the word? Transfer the information from the senses to the brain. Now यहाँ पे क्या है? लिंकेज टूटा हुआ है क्योंकि that person is right now unwell or in coma. ओके, तो ये एग्जाम्पल केवल इसलिए दिया था मैंने कि उसको तब समझ में नहीं आएगा. दैट इज वाई द कनेक्टिविटी शुड बी देयर. और एक रिफ्लेक्स एक्शन है ना, साइकोमोटर डोमेन को इसीलिए काइनेस्थेटिक बोलते हैं, बिकॉज ये ह्यूमन रिफ्लेक्स माना जाता है या एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स माना जाता है कि अगर आप कुछ सीखोगे करके, आपको गाड़ी चलाना कैसे आया होगा? अगर आप चलाना सीखे, आप सीखे हो ना, प्रैक्टिकली कर रहे हो ना, आपने गाड़ी चलाई है. आप एक दिन यहीं पे बैठे बैठे गाड़ी चलाते कैसे हैं यूट्यूब पे देख लो, और जब तक चलाओ ना तो आप ये नहीं बोल सकते ओके आई एम एलिजिबल टू ड्राइव. नो, विल नॉट बी अनलेस एंड अनटिल आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, आप उससे पहले खुद प्रैक्टिस करोगे. सो दिस आर वेरी ग्रेजुअल प्रोसेसेस. सो it should be what? It should be trying first and then applying. It relates to natural automatic responses or reflexes like body movements, reflex action, etc. to interpret information and learn. Now this is the way you are learning. Now it implies that physical action supports or is a vehicle for cognitive growth and furthering the gained knowledge or skills. यही बात मैंने आपको बताई
कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली करके सीख रहे हो, प्रैक्टिकल नो हाउ समझ के सीख रहे हो। यहाँ पे आप नॉलेज बिल्डअप नहीं कर रहे केवल, यू आर एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाइंग इट। तो इसीलिए इसको काइनेस्थेटिक बोला गया है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली वो करोगे तो एक ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आप सीख जाओगे, लर्न इट एंड देन यूल इट विल बी अ रिस्पॉन्ड। नाउ अगर आप जिसको गाड़ी चलानी आती होगी उसको पता है कि अगर सामने से अचानक से ट्रक आ जाएगी या सामने से अचानक से कोई गाड़ी आ जाएगी तो उसको क्या करना है, ब्रेक पे दबाना है, तो ब्रेक पे अपने आप पैर जाएगा। नाउ कैसे जाएगा, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन बन जाएगा। तब जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती होगी उसका पैर पहले तो सोचेगा अरे यार ब्रेक कहाँ है, तो यही एक बात है। इसलिए उसको एक रिफ्लेक्स एक्शन बोल देते हैं कि अगर हम कुछ सीख लेंगे सो इट विल इम्बाइब इन अस। नाउ परसेप्शन क्या है, द एबिलिटी टू यूज सेंसरी क्यूज टू गाइड मोटर एक्टिविटी, इसको साइकोमोटर कहते हैं ना, तो वही मोटर एक्टिविटी यानी यही जो हम प्रैक्टिकली करके सीख रहे हैं, द स्किल्स which we are building. Now this ranges from sensory stimulation, thorough cue selection to translation. Now this is nothing but stimulation यानी जब हम उस चीज को उस स्टिमुलाई को अपने सेंसरी ऑर्गन से क्या कर रहे हैं, मीन्स द सेंसेस से हम क्या कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, हमने सेंसरी ऑर्गन से क्या किया, उसको सेंस किया, जैसे अभी मैंने स्टोव का एग्जांपल दिया था। नाउ फिर या अगर सामने गाड़ी आ गई अचानक से, उसका एग्जांपल दिया, तो हमने आंखों से देखा ना कि गाड़ी आई है। ठीक है, सो दिस वाज the information which we got through our senses. Then what will happen is through cue selection or to translation. Now this will be, it will range from so and so. Cue selection यानी information selection. Now this perception is now set या perception और set, ये दो चीजों में divided है. Set will be readiness to act. It includes mental, physical, emotional sets. Now these three sets are dispositions that predetermine a person's response to different situation. अभी मैं explain करूंगी next slide में इस चीज को। ये भी simple to complex ही ये जाता है, simple to complex ये पूरा मॉडल है जैसे पिछला वाला था। ये क्या है, परसेप्शन। सबसे पहले आप परसीव करोगे, परसेप्शन में क्या आ गया, आपके जितने भी स्टिमुलस क्यूज थे वो आ गए। अभी जितने भी स्टिमुलस एग्जांपल्स मैंने दिए इसमें वो आ गए कि हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, टच। ठीक है, देन यू विल सेट। अभी जो मैंने परसेप्शन और सेट पढ़ा ना, सेट वाज टू एडजस्ट, अप्रोच, लोकेट, प्लेस, पोजीशन, प्रिपेयर। नाउ दैट विल बी द टाइम व्हेन यू विल सी द ट्रक और द व्हीकल कमिंग इन फ्रंट ऑफ योर कार, दैट यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ। ओके, अब मैं प्रिपेयर हो गया हूँ, मैं एडजस्ट होगा, मैंने अपने पैर को लोकेट कर लिया कि ब्रेक के ऊपर है ही वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो सारी चीजें हो रही हैं। So you'll set yourself, mentally prepare yourself as per the stimulus. Then you'll give a guided response. Guided response यहाँ क्यों बोल रहे हैं, because ये एक guided response इसलिए है क्योंकि पहले भी ऐसा आपने कर चुका है। आपने गाड़ी चलानी सीखी है, आपने गाड़ी चलाने में ब्रेक लगाना पहले सीख चुका है, इसलिए आपको पता है कि जब गाड़ी सामने आएगी तो आपको ब्रेक लगाना है और ब्रेक कहाँ है ये भी पता है। So what you will do is you will copy, you will determine, discover, duplicate, imitate, inject, repeat. What are these things? Now ये सारे जो elements हैं इसके, वो ये कह रहे हैं कि आप क्या करोगे, you are imitate either the person from whom you have learned, जिससे आपने सीखा है उसको आप imitate करोगे, या आप अपने past experience से उसको imitate करोगे। यहाँ पे ये मतलब था imitation का। So the guided response will be according to what you have learned in the prior time, यानी वो सिचुएशन आने से पहले। देन नाउ अब आपने सीखा, इस तरीके से आपने सीखा, ट्राई कर करके गाड़ी चला के आपने गाड़ी चलाना सीखा, तो गाइडेड रिस्पॉन्स आपने समझ लिया। अब आया मैकेनिज्म। नाउ यू विल एडजस्ट, बिल्ड, इलस्ट्रेट, इंडिकेट, मैनिपुलेट एंड मिक्स। देखिए अभी एकदम इसी एग्जाम्पल पे रहते हैं तो आपको बेस्ट तरीके से पूरी चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपने कार ड्राइविंग क्या की, सीखने की कोशिश की। सबसे पहले आपने परसीव की, आपने रोड को, ऑब्वियसली आपको अपने, एक सेकेंड सबको एडमिट कर लूँ, एवरीवन इज ज्वाइनिंग। ठीक है, तो एटलीस्ट उतने पार्टिसिपेंट्स अभी शायद नहीं हुए जितने पिछली बार थे। नेवरदलेस आई शुड कंटिन्यू। तो परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो परसेप्शन की बात थी, आपने गाड़ी चलाना सीखना था, आपने क्या किया, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया।
फिर आपके जो भी आपका साथ में जो भी ड्राइवर थे या जो भी आपके फादर थे, जो भी आपको गाड़ी सिखा रहे हैं, उन्होंने आपने उनको क्या किया, कॉपी किया, वो जैसे चला रहे हैं आपने वैसे चलाने की कोशिश की। नाउ नेक्स्ट मैकेनिज्म से क्या मतलब है हमारा, कि आपने उसमें कुछ अपना टिंज डाला, अपना एलिमेंट डाला। भैया इंसान, हर एक इंसान अलग है, वो किसी से कुछ सीखता भी है ना कुछ करने का, तो उसका एक अलग मेथड, एक अपने टिंज के साथ वो सीखता है। तो अब आपने मिक्स एंड मैच किया, आपने जो पुरानी आपने चीजें गाइडेड रिस्पॉन्स था वो आपने कॉपी की, ठीक है, थोड़ा बहुत अब आपने क्या किया, मिक्स किया, यानी आपने अपना भी कुछ एलिमेंट डाला, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, एडेप्टेशन। अब आप क्या करोगे, अडेप्ट करोगे, चेंज करोगे, डेवलप करोगे। कब ये सब कब होगा, जब आप प्रैक्टिस, व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, आप डेली क्या करोगे, डेली कार ले जाओगे, डेली चलाना सीखोगे, तो you'll develop it and then you'll adapt means you'll change yourself, build yourself, और परफेक्शन आएगी आपके अंदर। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये स्किल सेट है, ये साइकोमोटर स्किल्स की बात हो रही है यहाँ पे। जितना प्रैक्टिस होगा उतनी आपकी स्किल्स क्या होंगी, एनहांस होंगी। नेक्स्ट would be organization, that is construct, create, design and produce. now यहाँ पे organization का इस एग्जाम्पल से, अगर इस एग्जाम्पल में इस ऑर्गेनाइजेशन को फिट करना चाहे तो ऐसे हो जाएगा। now what you will do is you are ready for a, अभी आपने पूरा सीख लिया, अच्छे से सीख ली गाड़ी चलानी, अब आप क्या कर लोगे, आप एक टेस्ट देने के लिए रेडी हो, might be driving test, okay, so you are actually producing what you have learned so far. You have gradually adapted so far, you have learned, you have rebuilt yourself, you have practically learned it by continuously practicing it. Now it's the time to construct or to produce it. ये तो कार का एग्जाम्पल था इसलिए मैंने उसमें फिट करने की कोशिश की। अब ये अगर आपने कोई, मान लीजिए कोई मैकेनिक को ले लेते हैं, मैकेनिक ने अब क्या कर लिया, सीख लिया, अब वो क्या करेगा, अभी तक वो क्या था, उसका जो अप्रेंटिसशिप थी वो चल रही थी, उसने गाड़ी को या किसी चीज को ठीक करने का सीखा, अब क्या हुआ, फाइनली वो इम्प्लीमेंट करेगा उसको, ओके। अब क्या हो गया, वो एम्प्लॉय बन गया, अभी तक अप्रेंटिसशिप पीरियड चल रही थी, अब वो फाइनली उसको अप्लाई करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, ओके। सो ही एक्चुअली डिजाइन समथिंग, क्रिएट समथिंग, राइट। सो उसका एक आउटकम क्या निकला, जो स्किल आपने सीखी अब आप उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अभी तक आप प्रैक्टिस कर रहे थे टिल यू रीच द एडेप्टेशन स्टेज। एडेप्टेशन स्टेज के बाद आ गया ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू आर फाइनली कंस्ट्रक्टिंग, क्रिएटिंग, डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, ओके। आई होप आई एम क्लियर विद साइकोमोटर डोमेन। आगे बढ़े, क्योंकि आगे अब गैगनेस 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग स्टार्ट हो रहा है, तो